कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। स्नेहा अंगद के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। उसने एक बार फिर से पूछा, बताइए ना अंगद जी, आप क्या चाहते हैं? अंगद उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या तुम नहीं जानती स्नेहा कि मैं क्या चाहता हूँ? उसके इस जवाब पर स्नेहा जैसे और भी ज़्यादा हताश हो गई। वो व्यंग से मुस्कुराई और बोली, काफ़ी रात हो गई है अंगद जी, मुझे अब चलना चाहिए। सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये बोलकर उसने अंगद से अपना हाथ छुड़ाया और फिर वहाँ से जाने लगी। अंगद एक बार फिर से बोला, मत जाओ स्नेहा। उसकी बात सुनकर स्नेहा के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसकी धड़कन भी तेज हो गई थी। उसने पलटकर अंगद की तरफ नहीं देखा, लेकिन अंगद अब उसके सामने दोबारा आकर खड़ा हुआ और फिर बड़ी ही कमज़ोर सी आवाज़ में बोला, प्लीज़ मत जाओ स्नेहा, सब लोग उदास हो जाएंगे। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, आप सब लोगों की टेंशन मत लीजिए अंगद जी, अगर कोई मेरे बिना उदास होगा तो वो व्यास मेंशन मुझसे मिलने आ सकता है। रही बात संगम की, तो अभी 2-4 दिन वो जिद करेगा, इसलिए मैं उसे अपने पास ही रखूंगी, लेकिन जल्द ही मैं उसे मित्तल मेंशन वापस भेज दूंगी। अंगद ने हैरानी से पूछा, तुम संगम के बिना रह लोगी? स्नेहा अब खामोश हो गई थी। अंगद ने एक बार उससे फिर से पूछा, बताओ मुझे, क्या तुम संगम के बिना रह लोगी? स्नेहा फीका सा मुस्कुराकर बोली, यहाँ पर और भी बहुत लोग हैं जो बहुत से लोगों के बिना रह रहे हैं और मुझे नहीं लगता उन्हें कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो मैं भी कोशिश करूँगी। ये तो नहीं कह सकती कि मैं संगम के बिना रह लूँगी, उसके बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं उसे आपसे भी दूर नहीं करना चाहती। ये बोलकर अब वो एक बार फिर से आगे बढ़ गई थी और अंगद अपनी जगह पर खड़ा रह गया था। स्नेहा ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर ली थी। उसके कदम इस वक्त बहुत धीमे चल रहे थे, जैसे वो इंतजार कर रही हो कि अब अंगद उसे कब रोकेगा, लेकिन अंगद ने अब उसे रोका ही नहीं। स्नेहा ने अचानक ही अपने सिर पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखें दोबारा बंद हो गई। उसे चक्कर आने लगे थे। अंगद अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। अब उसने पलटकर स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा को अपनी जगह पर सुन्न खड़े देख वो थोड़ा हैरान हुआ और फिर दूसरे ही पल जब स्नेहा नीचे की तरफ गिरने लगी, अंगद जोरों से चिल्लाया, स्नेहा। चिल्लाते हुए वो जल्दी से उसकी तरफ भागा। स्नेहा नीचे गिरती उससे पहले ही अंगद ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। अंगद के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे और सबकी नज़रें अंगद और स्नेहा पर ही थी। स्नेहा की आंखें पूरी तरह से बंद थी और वो बेहोश हो चुकी थी। अनुपमा जी घबराते हुए बोली, क्या हुआ स्नेहा को? वो ठीक तो है ना? उसकी तबीयत पहले ही सही नहीं थी, कहीं उसकी तबीयत और ना बिगड़ जाए। शारदा जी उन्हें संभालते हुए बोली, आप टेंशन मत लीजिए अनुपमा जी, वो ठीक होगी। अभी फिलहाल हम उसे लेकर अंदर चलते हैं। ध्रुव, तुम जल्दी से स्नेहा का चेकअप करो। ध्रुव ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। स्नेहा को अंदर लाया गया और फिर उसी रूम में ले जाया गया जहां पर प्रेगनेंसी के दौरान अंगद के साथ वो रह रही थी। उसे बेड पर लिटाकर अब ध्रुव उसका चेकअप कर रहा था। ये तो ध्रुव उसे देखकर ही कह सकता था कि इस वक्त वो भी कम स्ट्रेस में नहीं है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अगर किसी को हो रहा है तो शायद वो स्नेहा ही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। अंगद तो फिर भी कहीं ना कहीं खुद को संभाल लेता था, लेकिन स्नेहा का हद से ज़्यादा इमोशनल होना उसका वीक पॉइंट था। अनुपमा जी ने वैसे भी उसे बता रखा था कि स्नेहा बहुत कम खा पी रही है। ध्रुव अब अंगद की तरफ देखते हुए बोला, स्नेहा को इस वक्त काफ़ी केयर और प्यार की ज़रूरत है। आई नो उसके परिवार वाले उसकी काफ़ी केयर कर भी रहे हैं और प्यार की भी वहाँ पर कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ये वो प्यार और केयर नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अंगद, और तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अंगद ने अपनी पलकों को हल्का सा झपकाया, जैसे ध्रुव की बात पर बस रिएक्ट कर रहा हो। ध्रुव अनुपमा जी की तरफ देखते हुए बोला, आप लोग मेरे साथ बाहर चलिए, मुझे आप लोगों से बात करनी है। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर आ गया और उसके साथ साथ बाकी सारा परिवार भी बाहर की तरफ आ चुका था, जबकि अंगद अभी भी स्नेहा के साथ था। अंगद की नज़रें स्नेहा पर ही टिकी हुई थी, जो अभी भी बेहोश थी। ध्रुव ने उसे इंजेक्शन लगा दिए थे, लेकिन अभी उसे होश आने में थोड़ा वक्त लगने वाला था। वहीं ध्रुव बाहर की तरफ आया और अब पूरा परिवार उसके सामने था। अनुपमा जी ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, स्नेहा को कब तक होश आ जाएगा? ध्रुव एक गहरी सांस लेकर बोला,
स्नेहा को होश तो आधे घंटे में ही आ जाएगा आंटी जी, लेकिन उसके ठीक होने का क्या? क्योंकि जितना स्ट्रेस अंगद और स्नेहा दोनों ले रहे हैं, ऐसे में तो स्नेहा की हालत और भी ज़्यादा खराब होती जाएगी। और अंगद, वो भी कुछ ठीक नहीं है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि उसके अंदर भी ज़रा सी हिम्मत नहीं है। वो बस किसी तरह चल फिर रहा है, वरना खाना तो उसने भी पिछले कई दिनों से ढंग से नहीं खाया। जो एक इंसान खुश नहीं है, ढंग से खा पी नहीं रहा है, तो वो कब तक सरवाइव करेगा? उसकी बातें सुनकर सब घर वाले परेशान होने लगे थे। कोई भी अंगद और स्नेहा को तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। शारदा जी सोफे पर बैठते हुए बोली, लेकिन इन सब का कोई सल्यूशन भी तो नहीं है ध्रुव। हमने तो उन दोनों से बातें करके देख ली, लेकिन फिर भी वो दोनों हमारी बात नहीं मान रहे। ना स्नेहा इस घर में रहना चाहती है और ना ही अंगद उसे खुद से इस घर में लेकर आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले वो दोनों गार्डन एरिया में बात कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी उनकी प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन निकला है। ध्रुव कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन हमें सल्यूशन तो निकालना ही होगा ना बड़ी माँ, ऐसे कब तक चलेगा? अभी वो बोल ही रहा था कि अंगद बाहर की तरफ आया। बाहर आते ही उसकी नज़रें अनुपमा जी पर थी। अनुपमा जी ने भी जल्दी से पूछा, क्या स्नेहा को होश आ गया? अंगद ने अपना चेहरा नामी हिलाया और बोला, नहीं अभी नहीं, लेकिन थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। मैं आप लोगों से ये कहने आया हूँ कि अगर आप लोग वापस ब्यास मेंशन जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। स्नेहा आपसे यहीं रहेगी, बेशक से वो चाहे या ना चाहे, लेकिन वो बीबी है मेरी और उसे यहीं रहना होगा। उसकी बात पर सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। शारदा जी हैरानी से बोली, ये तुम कह रहे हो? पिछले कई दिनों से मैं तुमसे कह रही हूँ कि स्नेहा को मित्तल मेंशन ले आओ, तब तुमने एक बार भी मेरी बात नहीं मानी, और अब तुम जबरदस्ती भी स्नेहा को यहाँ रखने की बात कर रहे हो। अंगद ने बिना किसी की तरफ देखे ही कहा, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। स्नेहा मेरी बीबी है और उस पर इतना हक तो बनता है मेरा कि उसके लिए मैं कोई फैसला ले सकूं, और मैंने फैसला कर लिया है, वो यहीं पर रहेगी। अगर आप लोग उसके होश में आने के बाद जाना चाहते हैं तो यहाँ पर रुक सकते हैं, वरना आप लोग जा सकते हैं। ये बोलकर उसने एक नज़र अनुपमा जी की तरफ देखा और फिर वहाँ से अंदर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद अब महेश जी बोले, हमें चलना होगा अनुपमा जी। जब भी स्नेहा को होश आएगा तो अंगद है उसे संभालने के लिए। अनुपमा जी भी उनकी बात सुनकर चौंक गईं। वो जल्दी से बोली, लेकिन हम यूं ही उसे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं महेश जी? महेश जी एक बार फिर से बोले, वो यहाँ पहली बार नहीं रह रही है, ये ससुराल है उसका। पिछले 10 महीनों से उसे यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आई है, तो अब भी नहीं आएगी। ये बोलकर अब उन्होंने धीरज जी की तरफ देखा और फिर अपने हाथ जोड़ते हुए बोले, अब हम लोग चलते हैं। धीरज जी ने भी आगे से अपने हाथ जोड़ दिए तो वो लोग वहाँ से चले गए। निया और आयुष भी उनके साथ ही थे। उनके जाने के बाद शारदा जी धीरज जी की तरफ देखते हुए बोली, अगर स्नेहा होश में आने के बाद यहाँ पर रहने के लिए नहीं मानी तो फिर हम क्या करेंगे? धीरज जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बेहद शांत लहजे में बोले, तुम फिक्र मत करो शारदा, अंगद है ना, वो उसे संभाल लेगा। शारदा जी ने अब कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि उन्हें इस वक्त स्नेहा और अंगद की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। वहीं अंगद स्नेहा के बगल में बैठा था। उसने उसका हाथ अपने हाथ में थामा हुआ था। उसकी गहरी निगाहें स्नेहा पर ही टिकी हुई थी, जैसे वो कोई फैसला ले रहा हो। रात के लगभग से 9 बजे स्नेहा को होश आया और उसने अपनी आंखें खोली। वो अभी भी उसी रूम में थी जहां पर उसे लाया गया था। अपनी आंखें खोलते ही वो बिस्तर पर उठकर बैठी। सामने ही शारदा जी थी, जो सोफे पर बैठी थी और उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। अब वो जल्दी से उसके पास आई और उसे देखते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना स्नेहा? स्नेहा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर इधर उधर देखने लगी। शायद वो अंगद को ढूंढ रही थी, लेकिन अंगद को कहीं पर ना देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई थी। शारदा जी जल्दी से बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवाती हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि जब भी तुम्हें होश आए तो तुम्हें कुछ खिलाया जाए। अभी वो बोल ही रही थी कि स्नेहा बिस्तर से उठते हुए बोली, नहीं सासू माँ, मुझे कुछ नहीं खाना। एक्चुअली मुझे भूख नहीं लगी, मुझे बस घर जाना है। मैं घर चलती हूँ। ये बोलकर वो अपने कपड़े को ठीक कर रही थी। शारदा जी तुरंत बोली, लेकिन तुम अपने घर नहीं जा सकती हो स्नेहा, तुम्हें अब मित्तल मेंशन ही रहना है। स्नेहा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। शारदा जी थोड़ी तकलीफ भरी आवाज़ में बोली,
क्योंकि अंगद ने ही ये फैसला लिया है कि तुम यहीं मित्तल मेंशन में रहोगी। स्नेहा तुरंत बोली, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना और उन्होंने फैसला लिया है तो ज़रूरी नहीं कि मैं उनका हर फैसला मानूं। मुझे अभी यहाँ पर रहने का मन नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। मुझे ब्यास मेंशन जाना है, अपने घर जाना है। शारदा जी एक बार फिर से बोली, लेकिन अब तुम्हारा घर ये है स्नेहा, अंगद का हर फैसला मानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं। तुम्हारा अपना भी व्यक्तित्व है, अपनी मर्जी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए कुछ सोच नहीं सकता। और उसने इस बार बिल्कुल सही फैसला लिया है, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकती। स्नेहा की आंखों में नमी आ गई। अगर अंगद को उसके लिए कोई फैसला लेना ही था तो खुद से उसे ये फैसला सुनाता ना। उसने शारदा जी को ही क्यों सामने किया? वो खुद उसके सामने क्यों नहीं था? ये बात उसे ज़्यादा हर्ट कर रही थी। वो अब अपने आंसू साफ करते हुए बोली, तो ठीक है, मैं फिर अंगद जी से ही बात कर लेती हूँ। ये बोलकर वो रूम से बाहर जाने लगी। अभी वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि पीछे से शारदा जी बोली, अंगद से तो तुम तब बात करोगी ना जब वो यहाँ पर होगा। वो यहाँ से जा चुका है स्नेहा, शायद अब वापस नहीं आएगा, या फिर शायद तब तक नहीं जब तक तुम उसे वापस आने के लिए नहीं कहती। जैसे ही उन्होंने कहा स्नेहा के कदम एकदम से रुक गए। उसने तुरंत पलटकर शारदा जी की तरफ देखा और हैरानी से बोली, मतलब? शारदा जी अब उसके करीब आई और बोली, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हें इस घर में रहने में क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें अंगद से क्या शिकायत है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, तुम्हें समझती हूँ, शायद तुम्हें ये शिकायत है कि अंगद तुमसे प्यार नहीं करता। उसके लिए बच्चा ज़रूरी था, इसलिए तुम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा, और जब वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है तो तुम दोनों का रिश्ता भी खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर अंगद तुमसे प्यार नहीं करता तो वो तुम्हारे लिए इस घर से जाता नहीं। सबसे ज़्यादा प्यार वो संगम से करता था, लेकिन आज वो संगम को भी अकेला छोड़ गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अब इससे ज़्यादा वो अपने प्यार का प्रूफ क्या ही तुम्हें दे सकता है स्नेहा? जैसे ही उन्होंने कहा, स्नेहा का दिल धक सा रह गया। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उसे याद आया कि उसके बेहोश होने से पहले अंगद ने कहा था कि वो खुद ही मित्तल मेंशन से चला जाएगा, ताकि स्नेहा को यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसकी आंखों से आंसू अब और भी ज़्यादा तेजी से बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, नहीं अंगद जी, ऐसा नहीं कर सकते। शारदा जी एक बार फिर से बोली, मुझे नहीं पता तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अंगद सिर्फ उस बच्चे से प्यार करता था स्नेहा, वो तुमसे प्यार नहीं करता। बेशक से तुम दोनों के बीच प्यार की शुरुआत उस बच्चे की वजह से हुई थी, लेकिन प्यार तो उसने तुमसे किया था ना। तुमने भी तो कहीं ना कहीं संगम की वजह से इस शादी के लिए हाँ कहा था। तो अब मुझे अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि क्या तुम सिर्फ संगम से प्यार करती हो, अंगद से प्यार नहीं करती? उनके इस सवाल पर स्नेहा की आंखें बड़ी हो गई। अगर तुम इस बात का जवाब मुझे हाँ में दे रही हो तो फिर तो तुम बहुत बड़ी झूठी हो स्नेहा, क्योंकि तुम्हारी तो आंखों से ही पता चलता है कि इनमें अंगद के लिए कितना प्यार है। वो तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए उसने अब तक तुमसे कुछ नहीं कहा, वरना वो तुमसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकता। तनुश्री के जाने के बाद अंगद की क्या हालत हुई थी वो हम सब जानते हैं, और हम समझते भी थे कि अंगद तनुश्री से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसकी वो हालत हुई है। लेकिन सच बताऊं, इतनी बुरी हालत तो उसकी तनुश्री के जाने के बाद भी नहीं हुई थी जितनी अब हो चुकी है। इतना प्यार तो वो शायद तनुश्री से भी नहीं करता होगा जितना वो तुमसे करता है, इसलिए खुद घुट घुट कर मर रहा है ताकि तुम्हारे साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती ना हो। अब इससे ज़्यादा प्यार वो तुमसे क्या करे? उनकी बातों पर स्नेहा फूट फूट कर रोने लगी थी। शारदा जी ने अपने आंसू साफ किए और बोली, खुद को संभालो स्नेहा, तुम्हारा इतना रोना ठीक नहीं है, वैसे भी तुम काफ़ी कमज़ोर हो। ऐसे में तुम्हारी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तुम बेड पर बैठो, अभी तुम्हारे लिए जूस वगैरह लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो रूम से बाहर चली गई और स्नेहा वहीं पर खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं शारदा जी चाहती थी कि स्नेहा कुछ वक्त अकेली रहे ताकि उसे समझ में आए कि वो क्या करने जा रही है। अगर अंगद एक बार उससे दूर चला गया तो उन दोनों की दूरियां बढ़ती ही जाएगी, इसलिए वो चाहती थी कि स्नेहा अंगद को रोक ले। अभी 10 मिनट पहले ही अंगद घर से निकला था, तो अब तक तो वो कहीं नहीं गया होगा।
अभी तो वो अपने प्राइवेट जेट में भी नहीं बैठा होगा। ऐसे में स्नेहा चाहती तो उसे रोक सकती थी। शारदा जी किचन में आ गई थी और आभा भी अब उनके पीछे पीछे किचन में आई और उनकी तरफ देखते हुए बोली, वो ठीक तो है ना बड़ी माँ? उसने अंगद के बारे में पूछा क्या? आपने उसे बताया अंगद यहाँ से जा रहा है? शारदा जी हताश भरी आवाज़ में बोली, मैं जो कर सकती थी वो मैंने कर दिया आभा। अब पता नहीं आगे उन दोनों का क्या ही होगा। उनकी बात पर आभा का चेहरा भी मायूस हो गया था। अब उन्होंने स्नेहा के लिए जूस बनवाना शुरू किया। लगभग से 10 मिनट बाद वो स्नेहा के रूम में वापस आईं। अभी तक स्नेहा अपने रूम में ही थी। उन्होंने उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा था, तो उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी कि सब कुछ जानने के बाद भी क्यों स्नेहा अंगद को रोक नहीं रही है, क्यों वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे नहीं जा रही है। लेकिन वो स्नेहा से क्या ही कह सकती थी। अपना मन मारते हुए वो स्नेहा के रूम में आई, पर स्नेहा अपने बेड पर नहीं थी। उन्होंने इधर उधर देखते हुए पूछा, कहाँ हो तुम स्नेहा? वॉशरूम में हो क्या? ये बोलते हुए वो जूस का गिलास साइड में रखकर वॉशरूम की तरफ आई, लेकिन स्नेहा वॉशरूम में भी नहीं थी। अब वो सोच में पड़ गई कि आखिर स्नेहा कहाँ गई, और फिर अगले ही पल कुछ सोचते हुए उनका चेहरा खिल गया था। उनके दिल में एक उम्मीद पैदा हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अंगद अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने सामने खड़े हुए प्राइवेट जेट की तरफ देखा, जिससे वो लंदन के लिए निकलने वाला था। इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसने खुद को हिम्मत देते हुए संभाल रखा था। तभी आशुतोष उसके पास आया और उसे देखकर कुछ कहने लगा, लेकिन अंगद ने उसे कुछ भी कहने से मना कर दिया। अपना हाथ दिखाकर उसने आशुतोष को चुप करवा दिया था। अब वो खुद से बोला, अब जो भी बात होगी वो यहाँ से जाने के बाद होगी। आशुतोष, मुझे निकलना होगा। अब मैं और ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता। उसकी बात पर आशुतोष भी अब कुछ नहीं कह पाया और अंगद सामने प्राइवेट जेट की तरफ बढ़ गया। तभी एक गाड़ी बड़ी ही स्पीड से वहां पर आकर रुकी और अंगद की नज़रें उस गाड़ी पर गई। अगले ही पल वो हैरान रह गया था, क्योंकि गाड़ी से स्नेहा बाहर निकल रही थी और स्नेहा की आंखों से बेइंतहा आंसू थे। वहीं दूसरी तरफ आभा भागते हुए शारदा जी के पास आई और बोली, बड़ी माँ, मुझे अभी अभी पता चला कि स्नेहा घर पर नहीं है। वो ड्राइवर के साथ घर से गई है, और वो कहीं और नहीं बल्कि अंगद के पास ही गई है। उसने आशुतोष को फ़ोन कर उसकी लोकेशन। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही शारदा जी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, शायद अब उन दोनों की नाराज़गी खत्म होने को है आभा। शायद इस घर की खुशियाँ वापस इस घर में आने वाली हैं। आभा भी उनकी बात सुनकर मुस्कुराई। स्नेहा को अपने सामने देखकर अंगद को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे ही रिएक्ट करे। वो जल्दी से उसके पास आया और उसे देखते हुए ही बोला, तुम यहाँ क्यों आई? अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें ऐसे अकेले में? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही स्नेहा बोली, आपको मेरे अकेले होने से क्या ही फर्क पड़ता है अंगद जी? अगर पड़ता तो मुझे खुद यूं अकेले छोड़कर थोड़ी ना जाते। उसकी बात पर अंगद अब और भी ज़्यादा हैरान हुआ। उसकी आंखें तुरंत लाल होने लगी थी। स्नेहा बिल्कुल बिल्कुल करीब आई और एक बार फिर से रोने लगी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। उसके होठ इस वक्त बुरी तरह से कांप रहे थे और अंगद उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही उसके दिल की तकलीफ को अच्छी तरह से समझ रहा था। उसने तुरंत स्नेहा के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, चुप, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। स्नेहा रोते हुए ही बोली, कहूँगी अंगद जी, मुझे जो कहना है वो मैं कहूँगी। बहुत सी शिकायतें हैं मेरी आपसे, वो सब शिकायतें मैं आपसे कहूँगी। स्नेहा की शिकायतों के बारे में सुनकर अंगद ने तुरंत उसे अपने सीने से लगाया और बोला, तुम जितनी शिकायतें करोगी मैं सब सुनने को तैयार हूँ स्नेहा, बस मुझे छोड़कर मत जाना। स्नेहा ने भी अपने हाथों को उसकी पीठ पर पूरी तरह से कस दिया था और रोते हुए बोली, अब नहीं जाऊंगी अंगद जी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। एक पल के लिए भी अब मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। उसकी बातों से अंगद को कितना सुकून मिल रहा था वो बता नहीं सकता था। बेशक से स्नेहा रो रही थी और उसके रोने से उसे तकलीफ होती थी, लेकिन आज उन दोनों का रोना उन्हें तकलीफ नहीं दे रहा था, बल्कि उनकी तकलीफ़ों को दूर कर रहा था। अंगद ने अब स्नेहा का चेहरा एक बार फिर से अपने हाथों में थामा और उसके माथे से अपना माथा लगाते हुए उसके चेहरे पर झुक गया। स्नेहा अभी भी रो रही थी। अंगद उसे देखते हुए बोला, अब रोना बंद करो स्नेहा, वरना मैं तुम्हें किस कर लूँगा।
स्नेहा रोते हुए ही बोली, मैं तो ऐसे ही रोऊंगी क्योंकि मुझे रोना आ रहा है। आपको जो करना है आप कर लीजिए। ये बोलते हुए वो अपनी गहरी निगाहों से अंगद को देख रही थी और अब अंगद मुस्कुराया और अगले ही पल उसने स्नेहा के माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया था। स्नेहा के आंसू अब एकदम से बंद हो गए थे और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। अंगद ने एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में कस लिया था और स्नेहा भी पूरी तरह से उसकी बाहों में सिमट गई थी। वो प्राइवेट जेट जो अंगद का इंतजार कर रहा था वो बस अंगद का इंतजार ही करता रह गया। आशुतोष वहीं साइड में खड़ा था और उसकी आंखों में भी नमी तैर रही थी, पर साथ ही साथ वो मुस्कुरा भी रहा था। अब उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अपने फ़ोन से ध्रुव को मैसेज भेज दिया कि अंगद शायद अब लंदन नहीं जाएगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि जितना वो सोच रहा है अंगद का दिमाग उससे भी कई गुना आगे चलता है। अंगद ने अब एक बार फिर से स्नेहा को हल्का सा छोड़ा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे साथ चलोगी? स्नेहा ने हैरानी से पूछा। कहाँ? अंगद मुस्कुराकर बोला, अगर मेरे साथ चलना है तो ये सवाल क्यों बीबी? या तो हाँ करो या फिर ना करो, बस ये सवाल मत करो। उसकी बात पर स्नेहा झट से बोली, आप मुझे जहाँ लेकर जाना चाहते हैं ले चलिए अंगद जी, मैं आपके लिए हर जगह चलने को तैयार हूँ। उसकी बात पर अंगद के चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट तैर गई और अगले ही पल जब अंगद स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे उस प्राइवेट जेट की तरफ लेकर बढ़ने लगा तो आशुतोष ने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। वो अपना सर खुजाने लगा था, ये सोचकर कि आखिर अब यहाँ पर चल क्या रहा है, अंगद स्नेहा को लेकर कहाँ जा रहा है। और फिर देखते ही देखते वो प्राइवेट जेट बंद हुआ और फिर कुछ ही पलों में उस जेट ने अपनी उड़ान भी भरनी शुरू कर ली और आशुतोष उन दोनों की तरफ देखता ही रह गया। पर तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैं अपनी बीबी के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। ऑफिस की जिम्मेदारी तुम पर है, या तो सब संभाल लेना या फिर जब मैं वापस आऊँ तो अपना बुरा हाल होते हुए देखने के लिए तैयार रहना। वो मैसेज पढ़कर आशुतोष हैरान रह गया था। वो जल्दी से बोला, बॉस आप तो सच में मास्टरमाइंड निकले। अब उसने जल्दी से ध्रुव को कॉल कर दिया। ध्रुव जो उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था ताकि वो उसे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दे। जैसे ही उसके फ़ोन पर आशुतोष का कॉल आया उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और सामने से आशुतोष ने जब उसे बताया कि अंगद तो स्नेहा को लेकर लंदन के लिए निकल चुका है तो वो भी हैरान रह गया था। वो जल्दी से बोला, थैंक गॉड उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हुआ। अब मैं ये बात पूरी फैमिली को बताता हूँ। आशुतोष ने कुछ नहीं कहा और ध्रुव ने अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और उसने सच में ये बात जाकर सबसे पहले शारदा जी और आबा को बताई, जो अभी बाहर हाल में ही खड़ी थीं और इधर उधर टहल रही थी। उन दोनों के चेहरे पर भी परेशानी नजर आ रही थी, ये सोचकर कि पता नहीं अंगद और स्नेहा के बीच क्या हो रहा होगा। उन दोनों के बीच की जो गलतफहमियां हैं वो दूर हुई होगी या नहीं। कहीं अब भी वो दोनों एक दूसरे से दूर ना चले जाएं, क्योंकि एक बार जब किसी रिश्ते में दूरियां आ जाएं तो फिर उन दूरियों को मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ध्रुव ने जैसे ही उन दोनों को आकर अंगद और स्नेहा के लंदन जाने के बारे में बताया, शारदा जी ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए बोली, हे महादेव मेरे बच्चों पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। अब उनके रिश्तों को किसी की नज़र ना लगे। अब हम मुस्कुराते हुए बोली, अब कुछ गलत नहीं होगा बड़ी माँ, अब सब ठीक होगा। देखना जब वो दोनों वापस आएंगे ना तो उन दोनों के चेहरे एकदम खिले हुए होंगे। फिर तो वो दोनों एक सेकंड के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। शारदा जी हंसकर बोली, मैं भी यही चाहती हूँ। आभा अब ध्रुव के गले लग गई थी और शारदा जी एक खुशखबरी अनुपमा जी को देने के लिए अपना फ़ोन ढूंढने लगी थी। आभा ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, फाइनली सब कुछ ठीक हो रहा है ध्रुव, मैं बहुत खुश हूँ। अंगद और स्नेहा की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही थी। ध्रुव उसके बालों को सहलाते हुए बोला, देखना जैसे उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया ना वैसे हमारी लाइफ में भी सब कुछ ठीक होगा। उसकी बातों का मतलब आभा बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो भी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं ध्रुव, अगर भगवान हमें बच्चा देंगे तो ठीक है, नहीं भी देंगे तो इट्स ओके। वैसे भी यहाँ पर सब बच्चे जैसे हैं, उन सबको संभाल लूँ मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और बच्चों का मैं क्या ही करूँगी। और वैसे भी अब आप मुझे छोड़िए, मुझे संगम के पास जाना है। उसके मॉम डैड तो गए, अब उसे भी तो मुझे ही संभालना है।
उसकी बात पर ध्रुव मुस्कुराया और आभा अब सच में संगम के रूम में चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा अंगद की गोद में थी। इस वक्त वो दोनों प्राइवेट जेट में थे। अंगद ने स्नेहा को पूरी तरह से अपनी बाहों में कसा हुआ था, लेकिन स्नेहा की आंखें बंद थी क्योंकि अंगद की गोद में बैठी बैठी वो सो गई थी। वो इस वक्त दवाइयों के असर में थी, इसलिए उसे नींद आ गई थी। अंगद उसके बालों को हल्का हल्का सहला रहा था और वेट कर रहा था कि कब स्नेहा होश में आए और वो उससे अपने दिल की बातें करे, लेकिन फिलहाल वो उसे देखने में भी बिजी था। स्नेहा का खूबसूरत सा चेहरा उसके सीने पर टिका हुआ था और उसे देखते हुए अंगद के होठों पर मुस्कुराहट थी। अब उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और लगभग से 3 घंटे यूं ही बीत गए। 3 घंटे बाद स्नेहा की आंखें खुली और वो हैरानी से अंगद की तरफ देखने लगी। जैसे ही उसे वो सारी बातें याद आई जो उसने नींद में जाने से पहले अंगद से की थी, वो सब याद करते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अंगद के गाल पर अपना हाथ रखा। अंगद ने तुरंत अपनी आंखें खोली और स्नेहा की तरफ देखने लगा। स्नेहा उसे देखते हुए बोली, आई एम सॉरी अंगद जी। अंगद झट से बोला, खबरदार, अगर तुमने फालतू की बकवास की तो मैं तो सोच रहा था कि कब तुम नींद से उठोगी और मैं तुमसे प्यार भरी बातें करूंगा और तुम हो कि जागते ही ये फालतू की बकवास करने लगी। स्नेहा की आंखों में अब नमी तैरने लगी। वो जल्दी से बोली, मुझे बहुत बुरा लग रहा है अंगद जी। अंगद ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, क्यों? स्नेहा ने रोते हुए ही कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस बच्चे की जान मेरी वजह से गई। अगर मैं उस दिन ऊपर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती तो चाची जी कभी मुझे धक्का नहीं दे पाती। पता नहीं क्यों उस दिन मैंने अपने दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। क्यों मैं उस बच्चे को चाची जी के घटिया इरादों से नहीं बचा पाई? क्यों मैं उनके जाल में फंस गई और फिर मेरी वजह से उस बच्चे की जान जाना? अगर आप मुझे नहीं बचाते तो आज वो बच्चा इस दुनिया में होता। अंगद उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, और अगर तुम इस दुनिया में नहीं होती तो मैं भी इस दुनिया में नहीं होता स्नेहा। तो क्या इस बात पर तुम्हें तकलीफ नहीं होती? इस बात पर तुम्हारी रूह नहीं तड़पती? उसकी बात सुनकर स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो रोते हुए ही बोली, आपको ये फैसला मेरी जान बचाने के लिए लेना पड़ा। पूरी ज़िंदगी मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने अपने हाथों से उस बच्चे की जान ले ली। उसकी बात पर अंगद ने तुरंत उसका चेहरा पूरी तरह से अपने हाथों में थाम लिया था और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, ऐसा कुछ नहीं है स्नेहा। अगर उसका इस दुनिया में आना लिखा होता तो उसे कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन शायद अभी वक्त नहीं हुआ था कि वो इस दुनिया में आए। जरूरी तो नहीं हर चीज़ वैसे ही हो जैसा हम चाहते हैं। कई बार कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन चीज़ों के लिए हम दोषी हैं। स्नेहा झट से बोली, लेकिन मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी अंगद जी। अंगद उसकी बातें सुन रहा था। स्नेहा के लिए उसे भी बुरा फील हो रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो भी कुछ नहीं कर सकता था। ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे कहकर वो स्नेहा को उस गिल्ट से फ्री कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को भी उस बच्चे के लिए गुनाहगार समझ रहा था। तो वो कैसे ही स्नेहा के दिल से वो सब निकालता। स्नेहा अब दोबारा सामने की तरफ हुई और अंगद की तरफ देखते हुए बोली, पहले मेरी वजह से उस बच्चे की जान गई और फिर उसके बाद मैंने आपको इतना परेशान किया, आपसे भी दूर चली गई। मैं बहुत बुरी हूँ ना अंगद जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं कुछ भी सोचती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं चलता। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बस सबको तकलीफ ही देती रहती हूँ। उसकी बात पर अब अंगद उसे घूरने लगा था। वो तुरंत बोला, चुप, अब तुम एक शब्द और नहीं कहोगी। किसने कहा तुमसे कि तुम सबको तकलीफ देती हो? ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो बहुत प्यारी हो और हर किसी को प्यार ही देती हो। तुम्हारे प्यार की वजह से ही तो मैंने दोबारा जीना सीखा था। स्नेहा तुरंत बोली, और मैंने ही आपको एक बार फिर से तकलीफ दे दी आपसे नाराज़ होकर, जबकि आपसे नाराज़ होना तो मेरा बनता ही नहीं था। पर पता नहीं क्यों मैं फालतू की बातें सोच रही थी। क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों के बीच जो कुछ भी था सिर्फ उस बच्चे की वजह से था। अंगद ने अब उसका हाथ थाम कर कहा, क्योंकि हम दोनों के रिश्ते की शुरुआत उस बच्चे से ही हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उस बच्चे की वजह से तुम्हें चाहता था स्नेहा। तुम मेरे लिए मेरी दुनिया हो, मेरे लिए सबसे बढ़कर हो।
तुम्हारे लिए मैं खुद को छोड़ सकता हूँ तो किसी और की तो मैं क्या ही बात करूँ। तुमसे बढ़कर तो मुझे मेरी ज़िंदगी भी नहीं है, मेरी सांसों की ज़रूरत हो तुम। जैसे ही उसने कहा, स्नेहा और भी ज़्यादा रोने लगी थी और अब वो जल्दी से अंगद के सीने में लग गई। अंगद और स्नेहा अभी भी दोनों प्राइवेट जेट में थे, लेकिन अब उनका प्राइवेट जेट लंदन पहुंचने वाला था। अंगद ने स्नेहा को खाना खिला दिया था और अब उसने स्नेहा को अपनी गोद में बिठा रखा था। स्नेहा भी उसके सीने में सिमट कर बैठी हुई थी। अब वो एक पल के लिए भी अंगद से दूर नहीं जाना चाहती थी। अंगद उसके बालों को सहला रहा था। अब उसने एक बार फिर से अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और बोली, आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? अंगद उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, नाराज तो नहीं हूँ, लेकिन तुमने जितना मुझे तड़पाया है ना, ये मत सोच लेना कि मैं तुम्हें यूं ही जाने दूंगा। उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी बीबी, और बहुत अच्छी तरह से मिलेगी। उसकी बात पर स्नेहा झट से बोली, और आपने जो मुझे तड़पाया उसका क्या? आपको पता है मैं हॉस्पिटल में भी वेट कर रही थी आपका कि कब आप मुझसे बात करो, कब आप मेरे साथ ज़बरदस्ती बात करो, लेकिन आप तो मेरे साथ बात ही नहीं कर रहे थे। तभी तो मुझे ऐसा लगा कि अब आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। उसकी बात पर अंगद उसे घूरते हुए बोला, अच्छा तो ये बताओ, जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था तो बार बार अपना चेहरा दूसरी तरफ कौन घुमा रहा था? कौन सबको ये बोल रहा था कि मुझे अब किसी से बात नहीं करनी? अंगद जी से कहिए कि वो बाहर चले जाएं। ये बोलते हुए उसने अपना मुंह बनाया हुआ था और उसे देखकर अब स्नेहा हंसने लगी थी। वो झट से बोली, आपको पता है संगम ने मुझे कितना कहा कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन मैंने उसकी भी बात नहीं मानी। वो भी मुझसे नाराज़ होगा ना, पर मुझे कहता नहीं है वो कुछ, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है ना। उसकी बात पर अंगद ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम प्यारी ही इतनी हो कि कोई तुमसे प्यार किए बिना रह ही नहीं सकता मेरी जान। तुम सच में बहुत प्यारी हो, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए इतना तड़प रहा था, वरना अंगद मित्तल को कोई तड़पा सके किसी में इतना दम नहीं। स्नेहा झट से बोली, लेकिन मुझ में दम है आपको तड़पाने का भी और आपकी तड़प को शांत करने का भी, पर फिलहाल तो। ये बोलते बोलते वो एकदम से रुक गई और अंगद उसकी बातों का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। आज शाम को ही तो स्नेहा ने उसे बताया था कि वो पीरियड्स में है। हालांकि उसने सामने से नहीं बताया था, लेकिन उसकी बातों से तो कंफर्म हो ही गया था। और वैसे भी अभी कुछ दिन पहले ही तो उसकी डिलीवरी हुई थी, अभी तक उसके पीरियड्स खत्म नहीं हुए थे। लेकिन वो ज़्यादा टाइम चलने ही वाले नहीं थे और इसकी वजह से उसकी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं थी। स्नेहा अंगद की तरफ देखते हुए बोली, ये हमारा पहला हनीमून है ना? उसकी बात पर अंगद कुछ सोचकर बोला, अरे मुझे तो ये ख्याल ही नहीं रहा, हमने तो हनीमून सेलिब्रेट ही नहीं किया ना। स्नेहा झट से बोली, आपको कहाँ कुछ याद रहता है, एकदम खड़ूस हैं आप। आपको तो बस नाराज होना आता है, शिकायतें करनी आती है। उसकी बात पर अंगद तुरंत बोला, और ये बात तुम कह रही हो जो सबसे ज़्यादा नाराज होती है, जो सबसे ज़्यादा शिकायतें भी करती है। उसकी बात पर स्नेहा एक बार फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी और अंगद मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। उसने स्नेहा का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसके माथे को चूमते हुए बोला, तुम्हें मेरी ही नज़र ना लग जाए। स्नेहा तुरंत बोली, ये आप सासू माँ जैसी बातें क्यों कर रहे हो? ये नज़र लगने वाली बातें तो वो करती है ना। उसकी बात पर अंगद ने कुछ नहीं कहा, वो बस यूं ही अपनी जान को निहारता रहा और एक बार फिर से स्नेहा ने अपना चेहरा उसके सीने पर टिका दिया था। कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो गई थी, क्योंकि खाना खाने के बाद उसे नींद आ जाती थी और अब लगभग से आधा घंटा वो यूं ही सोई रही और फिर अचानक से उसकी आंखें खुली। वो एकदम हैरान रह गई जब उसे महसूस हुआ कि अंगद ने उसे बाहों में उठाया हुआ है। वो तुरंत आसपास देखने लगी। इस वक्त वो लोग एक खुले एरिया में थे, जहां सामने ही गाड़ी खड़ी थी जो उनका वेट कर रही थी। वो लोग अपने प्राइवेट जेट से नीचे उतर चुके थे। स्नेहा एक्साइटेड होते हुए बोली, हम लोग पहुंच गए। अंगद ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है मैं पहले कभी जेट पर नहीं बैठी थी। मुझे बहुत डर लगता था। मैं कभी मॉम डैड के साथ भी एरोप्लेन पर कहीं नहीं गई थी, जबकि वो लोग मुझे बार बार कहते थे, लेकिन मैं हमेशा अपने डर की वजह से बस घर पर रह जाती थी। और आज मुझे आपके साथ बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अंगद मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर अब तो हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
स्नेहा तुरंत बोली, हाँ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन हमें कौन सा हर दूसरे दिन एरोप्लेन में बैठना होगा? अंगद उसे गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, दूसरे दिन तो नहीं, लेकिन हर दूसरे महीने तो बैठना होगा ना। पूरा 1 साल मैंने तुम्हारे साथ कोई हनीमून सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन अब तो हर महीने हनीमून होगा। उसकी बातों पर स्नेहा का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था और अंगद अब उसे लेकर गाड़ी में बैठा। उसने स्नेहा को पहले तो नीचे छोड़ दिया था, लेकिन अब उसने एक बार फिर से स्नेहा को अपनी गोद में बिठा लिया था। अंगद की इस हरकत पर स्नेहा जल्दी से बोली, अब आप मुझे अपनी गोद में बिठाना कब बंद करेंगे? अंगद उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, कभी नहीं। स्नेहा जल्दी से बोली, तो क्या आप मुझे पूरा लंदन अपनी गोद में उठाकर घुमाने वाले हैं? अंगद तुरंत बोला, तुमसे किसने कहा कि हम पूरा लंदन घूमने वाले हैं? स्नेहा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अंगद चेहरे पर नोटी स्माइल लिए बोला, लोग हनीमून पर घूमने थोड़ी ना आते हैं। स्नेहा ने तुरंत पूछा, तो फिर और किस लिए आते हैं? ये बोलते हुए वो अचानक से चुप हो गई थी। जब उसे अंगद की नोटी स्माइल का मतलब समझ में आया, वो झट से बोली, हाँ आपको पता भी है, अभी तो मेरी तबीयत भी सही नहीं है। अंगद तुरंत बोला, तो कोई बात नहीं, 1-2 दिनों में ठीक हो जाएगी। स्नेहा ने तुरंत पूछा, तो फिर हम वापस कब जाएंगे? हम कौन सा यहाँ पर 10-12 दिन रहने वाले हैं? अंगद गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं तो पूरे 1 महीने का प्लान बना चुका हूँ मेरी जान। स्नेहा अब और भी ज़्यादा शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ बोली, तो फिर वहाँ पर संगम को कौन संभालेगा? अंगद तुरंत बोला, बहुत से लोग हैं उसे संभालने वाले, कुछ दिन दादी के यहाँ रह जाएगा तो कुछ दिन नानी के यहाँ। उसकी बात पर स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, बस बस बस, अब बस कीजिए, मुझे नहीं रहना यहाँ पर इतने दिन, मैं तो अभी से वापस जाने के लिए बेताब हो रही हूँ। ये बोलते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। अंगद ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी जल्दी वापस लेकर जाऊंगा? ये जो पिछले 4-5 दिनों में तुमने मुझे परेशान किया है ना, अगर मैंने सारी कसर पूरी नहीं कर दी तो मैं भी अंगद मित्तल नहीं। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे तुम पर जब तुम मेरे सामने थी, लेकिन मुझसे बात नहीं कर रही थी। उस दिन कैसे मेरी चाय मेरे सामने से उठाकर लेकर चली गई, पर यूं नहीं कि मुझसे बात ही कर लो। उसकी बात पर स्नेहा हंसते हुए बोली, तो आपको किसने कहा था चाय पीने के लिए? और आप तो वो चाय पी भी लेते अगर मैं आपके सामने से वो चाय हटाती नहीं। अंगद मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन मुझे पता था तुम वो चाय मेरे सामने से जरूर हटाओगी। स्नेहा ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा इतना यकीन था आपको? अंगद ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, यकीन तो ये भी था कि जल्दी ही तुम्हें रियलाइज होगा तुम गलत कर रही हो और तुम मेरे पास वापस जरूर आओगी। स्नेहा अब अपनी आंखों से हल्की सी नमी लिए बोली, कितना परेशान किया ना मैंने आपको ये 4-5 दिन, सच में बोल रही हूँ मैं। आप ना मुझे एक थप्पड़ लगाना, एक नहीं 2-4 थप्पड़ लगाना, ताकि मुझे याद रहे कि बेशक से मैं कुछ भी करूँ बस आपसे दूर ना जाऊँ। अंगद तुरंत बोला, मैं मर जाऊंगा मेरी जान, लेकिन तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। स्नेहा ने बड़ी ही इंटेंस वॉइस में पूछा, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं अंगद जी कि मेरे लिए मुझसे ही दूर रह रहे थे? मुझे पता है आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे, इसलिए मुझे खुद से दूर रख रहे थे ना? अंगद मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी मर्जी मैटर करती है। स्नेहा तुरंत बोली, लेकिन आइंदा से आप ये सब मत करना, अगर मैं आपसे दूर जाने की कोशिश भी करूं तो मेरी टांगें तोड़ देना, वैसे भी एक टांग तो पहले ही टूटी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और गुस्से से बोला, खबरदार अगर अपने बारे में इस तरह की बात की तो। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। अंगद कुछ सोचते हुए बोला, मैंने इसके लिए भी सोच रखा है जान, बस एक बार हम जब यहाँ से वापस जाएंगे तो बहुत जल्दी तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। पहले तो प्रेगनेंसी की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं और ज़्यादा देर नहीं करूँगा। उसकी बात पर स्नेहा तुरंत बोली, लेकिन क्या ज़रूरत है अंगद जी, वैसे भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मैं चल तो सकती हूँ ना? उसकी बात पर अंगद तुरंत बोला, चलने में और सही से चलने में फ़र्क होता है मेरी जान, बेशक से तुम कहती नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे चेहरे पर दर्द नज़र आता है। जब कभी तुम्हारा पैर भार बर्दाश्त नहीं कर पाता, मुझे सब समझ में आता है।
उसकी बातों पर स्नेहा की आंखों में एक बार फिर से नमी आ गई थी और वो अब तुरंत अंगद के सीने से दोबारा लग गई और अंगद ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, अच्छा या बुरा जो भी आपको लगा होगा कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।